Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. In this video, we will discuss about the topic Basics of Physics. जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था, सेम उसी तरह से आज हम फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is physics? So the branch of science that deals with the structure and properties of matter and how the constituents of matter interact with each other. So मैटर के बारे में हमने केमिस्ट्री की वीडियो में डिस्कस किया था, मैटर को समझा था। अब फिज़िक्स भी मैटर के साथ ही डील करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बॉडी, हम फिज़िक्स में यही देखते हैं ना, मैकेनिज्म, मोशन, मूवमेंट, क्लियर है। सो ये सारी चीज़ें भी मैटर के साथ ही डील होती हैं। So the branch of science that deals with the structure and properties of matter and how the constituents of matter interact with each other. यूनिवर्स में किस तरह से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं, डील करते हैं। दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ नॉन एज फिजिक्स। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अब ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोशन। मोशन वर्ड हमने कई बार हम हमारे स्कूल बुक्स में या जब भी हम फिज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं तो मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। मैकेनिज्म, ठीक है। मूवमेंट। सो मोशन क्या है? मोशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time and speed. Okay, so whenever any object move from one place to another, it means कि उस ऑब्जेक्ट ने मोशन परफॉर्म किया है। ओके, मूवमेंट हुआ है वहाँ पर। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मूवमेंट करता है, इट मीन्स इट इज़ इन मोशन। मोशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये सारे टर्म्स भी आप जब मोशन के बारे में रीड करते हैं तो आपको ये टर्म्स देखने को मिलते हैं। सो मोशन इन्हीं 4 या 5 चीज़ों में डिस्क्राइब किया जाता है। क्लियर? डिस्टेंस, कोई भी मूवमेंट हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना मूवमेंट हुआ है? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें फर्दर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और इस बार भी, ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हर एक टॉपिक का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा अच्छे से समझेंगे। So next is state of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. अब state of motion का सिंपली ये मतलब होता है कि मोशन, अब आप सिर्फ यही मत समझिएगा कि मोशन है मतलब सिर्फ मूवमेंट है ना। स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। क्लियर है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, मतलब इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू कम इनटू मोशन। मोशन में आने की उसकी कैपेबिलिटी है, मतलब वो वहाँ पर मोशन हो सकता है, लेकिन 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी है, इट मीन्स कि वो अभी रेस्ट में है, लेकिन वो मोशन में आ सकता है। तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। So an object may be at rest or in motion, both are its state of motion. क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, उसने कुछ मूवमेंट करी है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन होगा, मूविंग स्टेट। एंड इफ ऑब्जेक्ट अगर 0 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब उसने कोई स्पीड पकड़ी ही नहीं है, क्लियर है, वो अभी रेस्ट पर ही है, सो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। चलिए मैं आपको ये जो टर्म्स हैं इसके बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक शॉर्ट डिफरेंस बता देता हूँ। सो डिस्टेंस, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ए से बी पर मूवमेंट किया, क्लियर है, सो दैट इज़ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर मूवमेंट आपने किया, 10 किलोमीटर आप चल लिए अपनी कार से, सो दैट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की,
क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी जस्ट लाइक ए डिस्टेंस है, डिफरेंस ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ए से मूवमेंट शुरू किया और आप बी पर गए, बी तक पहुँचे, बट वापस आप 5 किलोमीटर वापस उसी रास्ते पर फिर से आए हैं और नए पॉइंट पर पहुँचे आप सी पर। सी ए और बी के बीच में है। ए से आप निकले हैं, बी तक गए 10 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर वापस रिटर्न आकर सी पर आ गए। तो यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 5 किलोमीटर्स। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्चुअल पोजीशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से आप अभी कहाँ पर हैं, वो जो डिस्टेंस कहलाती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और जो डिस्टेंस होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। अब ये जो सेकंड एग्जांपल लिया है हमने सी वाला, इसमें डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर आप ए से बी पर गए और बी से वापस सी पर आए, डिस्टेंस हुआ 15 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर। क्लियर? स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों सेम है, डिफरेंस ये आ जाता है कि स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। स्पीड जनरली एक मैग्नीट्यूड, मतलब एक सिर्फ वैल्यू है, इट इज़ जस्ट अ वैल्यू। क्लियर है? एंड ये जो इस वेलोसिटी है, वेलोसिटी में मैं ये कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्पीड, स्पीड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्हीकल जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? अब सिर्फ स्पीड में बोलूँगा तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोलूँगा। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल चल रहा है, सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड चेंज भी हो सकती है, जस्ट लाइक अ वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे वहाँ से वेलोसिटी ज़ीरो होगी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब रेस्ट से शुरू हुआ है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? सो जस्ट डिफरेंस ये है कि स्पीड में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन कंसिडर होता है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ये बताता है एक्सेलरेशन। क्लियर? हम व्हीकल में, कार में एक्सेलरेट करते हैं ना, हम बोलते हैं ना एक्सेलरेटर होता है उसमें। सो वो क्या है? स्पीड का फ्लक्चुएशन, स्पीड का चेंज करना एक पर्टिकुलर टाइम में। एक्सेलरेटर से क्या होता है? हम स्पीड इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? सो एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी। आपने कई बार a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी देखा होगा। सो वो क्या है? v होता है फाइनल स्पीड, u होता है इनिशियल स्पीड। तो आपकी अभी जो स्पीड है फाइनल स्पीड, और आपने जब स्टार्ट किया था जब पहले स्पीड थी, दोनों का डिफरेंस निकाल के आप कितने टाइम में ये चेंज आया है उससे डिवाइड कर दो, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए इन सबको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज फोर्स। In simple language, force can be defined as push or pull on an object. डे टू डे लाइफ में ये चीज़ हम डेली परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, चेंज स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? सो फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश का एग्जांपल, किकिंग अ फुटबॉल, किसी भी चीज़ को आपने पुश किया है, फोर्स लगाया है। क्लियर है? पुल का, आपने डोर ओपन किया है, रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन किया है, पुल करके आप उसको ओपन कर रहे हैं। क्लियर? सो अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स से क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हम चेंज कर सकते हैं। किसी मूविंग, कोई मूवमेंट में है उसको फोर्स लगा के रोक सकते हैं, या कोई रेस्ट में है तो उसको फोर्स लगा के मूवमेंट करवा सकते हैं। क्लियर है? बाइसिकल आप चला रहे हैं, पेडल्स पे आप फोर्स लगाएंगे, बाइसिकल मूव होगी। क्लियर? एंड फॉर एग्जांपल कोई भी स्पॉन्ज है या कोई भी ऐसा है जिसको आप हाथ से या किसी ऑब्जेक्ट से उसका शेप चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल को हम हीट करके या जो हैमर से उसको मार मार के उसका शेप चेंज करते हैं ना। क्लियर है? सो नाउ व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन वी विल ऐड देम टू गेट नेट फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोर्स, जब हम समझते हैं तो। सो जब भी फोर्स एक सेम डायरेक्शन में लग रहा है, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे हैं जो एक सेम डायरेक्शन में बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं,
सो उन दोनों का जब हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स मतलब यही कि दोनों का कंबाइंड फोर्स कितना होगा, तो वो क्या होगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्लियर है? रिजल्टिंग फोर्स जो होगा या नेट फोर्स जो होगा, दैट विल बी एडिशन ऑफ दैट बोथ द फोर्स। So whenever a force applied in the opposite direction, we will take a difference between them. So for example, एक बच्चा नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और एक बच्चा उसी को साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा कि ये तो हमने समझ लिया कि माइनस होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो फोर्स माइनस होता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगी आपको कि फॉर एग्जांपल एक ही बॉक्स है जिसमें एक तरफ से बच्चा फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स दूसरी तरफ से एक बच्चा लगा रहा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि फोर्स इक्वल है। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, और नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा को थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और एक बच्चा कम फोर्स लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। सिंपल, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Pressure is a scalar unit. इसका मतलब समझ लेते हैं हम। कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया का मतलब होता है कोई भी एक एरिया है जिसका एक स्क्वायर यूनिट है। ठीक है? सो एक कोई भी पर्टिकुलर सरफेस पे कोई भी एरिया पे हम जब फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगाया, वो प्रेशर है। अब प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने इसको स्केलर क्यों बोला है, ये मैं थ्रस्ट और प्रेशर का भी डिफरेंस आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब साइंटिफिक इंडिकेशन, मतलब साइंटिस्ट उसको किस तरह से उसकी यूनिट क्या है। सो इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, फोर्स का न्यूटन होता है। क्लियर है? अभी ऊपर हमने देखा, सॉरी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, प्लीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कर लीजिएगा, जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्लियर है? फोर्स का एसआई यूनिट प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा, न्यूटन। चलिए, सो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन एंड एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी हम बोलते हैं, पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका एसआई यूनिट को, क्योंकि इन्होंने लुइस पास्कल शायद उनका नाम है, उन्होंने प्रेशर को डिफाइन किया था। नेक्स्ट इज थ्रस्ट। अब थ्रस्ट और प्रेशर में कंफ्यूजन होता है हमेशा कि क्या डिफरेंस है। सो थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन एनी पर्टिकुलर सरफेस। अब इसका मतलब क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेल। कील को जब आप किसी ऑब्जेक्ट में कील हम ठोकते हैं ना, कील को हम हैमर से जब फोर्स लगाते हैं उस पर, तो वो एग्जाम्पल है थ्रस्ट का। अब कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको हम प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो थ्रस्ट और प्रेशर में सिर्फ एरिया का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। थ्रस्ट में भी फोर्स लगता है, थ्रस्ट भी एक फोर्स है। ठीक है? प्रेशर को भी हम थ्रस्ट अपॉन एरिया बोल सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक सिंपली फोर्स है जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सरफेस पर लगाया जा रहा है। क्लियर है? ये हमेशा फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन प्रेशर में ऐसा नहीं है। प्रेशर में कितना ही एरिया है, वो फैला हुआ कितना ही एरिया है, उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, उसमें डायरेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में हमने देखा था ना, डायरेक्शन का चेंजेस आता है, उसी तरह से यहाँ पर है। प्रेशर में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, थ्रस्ट में डायरेक्शन कंसिडर होता है। परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है थ्रस्ट में, बट प्रेशर में ऐसा नहीं है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सैंड। तो सैंड पर हम दो पोजीशन देखते हैं हमारी। एक बार आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आप सैंड पर खड़े हुए हैं, और एक बार आप लेटे हुए हैं, है ना, यू आर लाई डाउन ऑन द सैंड। दोनों में अंतर है। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो वहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो फोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पूरी आपकी बॉडी का फोर्स सैंड पर लग रहा है, और एरिया कम होगा। तो जब फोर्स ज़्यादा एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ थ्रस्ट, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर आप इसको प्रेशर ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थ्रस्ट भी बोलेंगे तो भी सही है, प्रेशर भी बोलेंगे तो भी सही है। क्लियर है? अभी मैं आपको प्रेशर का डिफरेंस समझा रहा हूँ कि किस तरह से प्रेशर चेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल एक जो हमने एक और सिचुएशन ली थी, जब आप लाई डाउन है, आप लेटे हुए हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी का जो फोर्स लगा रही है सैंड पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ज़्यादा एरिया में। अब यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो गया, फोर्स कम हो गया, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब थ्रस्ट और प्रेशर, प्रेशर में मैंने स्केलर क्वांटिटी बोला है, थ्रस्ट में मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला है। सो वेक्टर और स्केलर का भी मैं आपको शॉर्ट में डिफरेंस बता देता हूँ। सो वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें हम डायरेक्शन भी कंसिडर किया जाता है, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? सो स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस देखें तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड वर्ड बोल रहा हूँ, इसमें भी कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सो मैग्नीट्यूड मतलब वो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज मैग्नीट्यूड। चलिए, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना है, रोकना इट मीन्स कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करना। स्पीड को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है ना, नहीं करेंगे तो हर चीज़ तेज़ तेज़ मूवमेंट होती रहेगी, सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ये चीज़ सही नहीं है ना। सो फ्रिक्शन क्या करता है, हर सरफेस में फ्रिक्शन होता है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंट्रोल करता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेक लगाते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक क्यों लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है, स्पीड कंट्रोल होती है। कहीं भी स्पीड ब्रेकर आया है, कहीं भी हमको गाड़ी की स्पीड कम करनी है, रोकना है, तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है, जिस वजह से गाड़ी की स्पीड रुक जाती है या कम हो जाती है। क्लियर है? ग्रिप्स होती है टायर्स में, टायर्स में ग्रिप्स इसीलिए होती है कि वो रोड पर जब चले तो स्लिप ना हो। ग्रिप से क्या होता है, टायर की स्पीड मेंटेन होती है। टायर मीन्स जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो इजीली रुक जाएंगे। ठीक है? सो फ्रिक्शन भी 4 टाइप्स के हो सकते हैं, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग, फ्लूइड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कहाँ हम फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं, कहाँ हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है? इनको हम डिटेल में जब फ्रिक्शन समझेंगे तब देखेंगे, वरना ये वीडियो अभी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें इतना डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि जब डिटेल में समझाना चाहूँगा सो ये इंट्रोडक्शन रहेगा ही नहीं फिर। क्लियर? रिफ्लेक्शन, it is a phenomenon in which when a ray of light hit on an object, the object does not absorb the ray and bounce it back, making an angle. Reflection, bouncing back of a ray. कोई भी एक लाइट है, उसका रे किसी ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, और जिस एंगल पे वो गया है उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन। क्लियर है? मतलब वो ऑब्जेक्ट उस रे को, उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन। अब जो सरफेस होगा वो स्मूथ होना चाहिए, जस्ट लाइक ग्लास, मिरर, है ना, मेटल, पॉलिश्ड मेटल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। इट इज़ अ phenomenon in which when a ray of light passes from one transparent medium to another, it bends towards the normal. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही अंतर है। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होता है, मतलब रे टकरा कर वापस आ रही है, और रिफ्रैक्शन में सिर्फ बेंड होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये रे ऑफ लाइट आई है, ये हमारे पास मिरर है, ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है मिरर है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जो आई हैं, ये इसी एंगल से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, जिस एंगल से आई है उसी तरह से वापस चली जाए, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास स्लेब रखा हुआ है, सॉरी, एक ग्लास स्लेब रखा हुआ है। ग्लास स्लेब मतलब कांच का एक पीस रखा हुआ है, बट वो कांच का पीस कैसा है, ग्लास स्लेब आपने देखा होगा, प्रिज्म देखा है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म रखा हुआ है। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं, तो ये रे ऑफ लाइट आपने देखा इस तरह से आ रही हैं स्लाइडिंग वे में। अब ये क्या होगा, अब नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पर मैं डिटेल में आपको उसका भी वीडियो आगे आएगा, बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए समझ लीजिए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर वो एंगल बनता है वो नॉर्मल कहलाती है। अब ये रे जब यहाँ से, अब जैसे ही ये
इससे टकराएगी, इसमें एंटर करेगी ग्लास स्लैब में, तो ये हल्की सी बैंड हो जाएगी। सॉरी, डायग्राम नहीं बन पा रहा है यहाँ पर सही से। सो ये हल्की सी बैंड हो जाएगी। अब क्या होगा, अब जब ये वापस यहाँ से निकलेगी, इस स्लैब से, इस ग्लास से जब वापस निकलेगी, तो फिर से जिस तरह से ये आ रही थी उसी तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्लास स्लैब में बैंड हो गई। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब। सो रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली बैंडिंग ऑफ लाइट। जब भी यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बैंड हो जाती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है, डेंसिटी में चेंज होना चाहिए मीडियम का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ, पहले एयर में थी, एनवायरनमेंट में थी रे, जब वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ एयर थी, वहाँ से ग्लास स्लैब में एंटर करा। ग्लास स्लैब एक डेंसिटी ज़्यादा है ग्लास स्लैब की। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें। क्लियर है, ऑब्जर्व, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो ओपेक हो जाएगा वो, तो रे फिर दिखेगी नहीं, रे पास ही नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम से रे पास होती है ना। क्लियर है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वो डेंसिटी चेंज हुई, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, रे ने, लाइट ने बैंड किया, और फिर से जब वापस वो उसी मीडियम में पहुंची, एयर में पहुंची, तो फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ गई। क्लियर है। सो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट. So it is a flow of charged particles such as electrons or ions moving through an electrical conductor or free space. Its SI unit is ampere. So electric current क्या है? Flow of electrons. Basically flow of charged particles. करंट कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस जब मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है। क्लियर है। और ये कैसे होगा? कंडक्टर, अभी कंडक्टर हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। सो कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है, और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर, है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। करंट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एम्पियर से। क्लियर है। सो करंट इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। नेक्स्ट इज कंडक्टर. So materials which allow the flow of electrons from one particle to another are called conductors. आपने कई बार सुना होगा कि this metal is a good conductor of heat and electricity, non-metals are bad conductor or insulator of heat and electricity. उनका मतलब यही होता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को, या कहें चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को फ्रीली मूव करने की परमिशन दे रहे हैं। उनमें से, उन ऑब्जेक्ट में से या उन मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो सकते हैं। क्लियर है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। मतलब कंडक्टर्स में करंट जनरेट होता है। इंसुलेटर, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर अलाउ नहीं करते हैं, जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। दे विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है। कंडक्टर का एग्जांपल हो गया कॉपर। आपने देखा होगा वायर कॉपर के बनते हैं और बाहर उस पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो हमें करंट कहाँ फ्लो करवाना है? कॉपर वायर से अंदर। तो अंदर कंडक्टर है, बाहर इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि बाहर करंट नहीं लाना है ना हमें। बाहर करंट ले आएंगे तो हम वायर को जैसे ही टच करेंगे करंट लग जाएगा। सो प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्विच बोर्ड आपने देखे होंगे, उनको हम हाथ लगाते हैं तो करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर अंदर है। इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो अंदर हो रहा है, बाहर प्लास्टिक लगा हुआ है। सो प्लास्टिक आर इंसुलेटर एंड कॉपर वायर आर कंडक्टर्स। आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो ये थे कुछ फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिन्हें समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब मैंने कई बच्चों से ये चीज़ सुनी है कि वो बोलते हैं फिज़िक्स हमें टफ़ लगता है। सो देखिए, आप एक बात को समझिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, सो आपको वो तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको वो टफ लगेगा जब तक आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। सो आप एक बात को प्लीज़ दिमाग में रख लीजिए। और मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था हमारे चैनल का, तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल का भी यही मोटो है, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट को आप अपना मजबूत रखिए, आपका ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होने लग जाएंगी। ठीक है।
जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप जाइए छोटी क्लास की बुक उठाइए उसमें से रीड कीजिए। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे 11th में है या 12th में है, आप उठाइए अपने 6, 7, 8 की बुक, आप देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके ओरिजिन पे जाइए, उसके रूट को पकड़िए। क्लियर है? सो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।